तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेंडल साहब ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए। उसमें डोमिनेंट क्या थे, रेसेसिव क्या थे, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल साहब की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी वो क्या थी, और सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स जो थे वो क्या थे, ठीक। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, ठीक। कैसे ट्रेड्स का सिलेक्शन किया, तो देखिए जो टर्म कैरेक्टर यूज होता है, जो एक कैरेक्टर का टर्म यूज होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के फीचर के टर्म्स में हम यूज करते हैं, ठीक। जैसे फ्लावर कलर ऑफ वैरायटी, द टर्म कैरेक्टर इज यूज्ड एज अ फीचर ऑफ द individual feature of the individual such as variety of flower। तो फ्लावर की कोई भी वैरायटी आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक। और क्या क्या, जैसे आप ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ फ्लावर क्या होगी, जैसे फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर या शेप ऑफ फ्लावर, ठीक। तो फ्लावर का कलर हो गया, शेप ऑफ फ्लावर हो गया, ठीक। और जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं ट्रेट। एन इनहेरिटेड कैरेक्टर इज टू बी टर्म्ड एज ट्रेट। तो जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक। मेंडल ने 7 पेयर सेलेक्ट किए थे, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किए थे, 7 जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो 7 पेयर जो थे वो हमेशा किस कंडीशंस में आते थे, अपोजिंग कंडीशंस में आते थे। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि दे ऑलवेज अपीयर इन अपोजिंग कंडीशन, ठीक। दे ऑलवेज appear in opposing conditions। अच्छा, अभी अपोजिंग कंडीशंस क्या थी? अपोजिंग कंडीशंस ये थी कि अगर कोई एक फ्लावर का कलर, फ्लावर का शेप जो है या पॉट का शेप आप कह लीजिए इन्फ्लेटेड है तो दूसरा कंस्ट्रक्टेड है, स्टेम हाइट टॉल है तो डॉर्फ है, ठीक। मतलब एक दूसरे को अपोज करते हुए नजर आते थे। तो एक डोमिनेंट होता था उसमें और दूसरा रेसेसिव होता था, एक डोमिनेंट होता था और दूसरा रेसेसिव होता था, ठीक। तो ये चीजें थी हमारे सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स में, ठीक। तो मैंने आपको बता भी दिया कि कैरेक्टर कौन कौन से थे, फिर उनके डोमिनेंट और रेसेसिव कौन कौन से थे। अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी, क्या थी वो आखिर में मेंडल्स की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो मेंडल्स की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो मेंडल साहब की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी उसमें वो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किए गए थे, ठीक। इसमें था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, जो पेरेंट पी प्लांट्स थे उनका सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन था प्योर प्लांट्स का जो कि F1 जनरेशन के लिए थे, सेल्फ ब्रीडिंग थी हाइब्रिड प्लांट्स की F2 और F3 जनरेशन के लिए। तो हम समझते हैं कि पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, ठीक। पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, ठीक। तो प्योर पेरेंट प्लांट्स का सिलेक्शन, तो मेंडल ने इस काम के लिए करीब 34 वैरायटी सिलेक्टेड की थी। मेंडल सेलेक्टेड 34 varieties of
pea plants for his experiments. ठीक, तो मेंडल साहब ने करीब 34 वैरायटी पे अपना रिसर्च किया। उन्होंने उसको सेल्फ ब्रीड करने का एक मौका दिया। ठीक, सेल्फ ब्रीड मौका करा ताकि और प्योर वैरायटी ऑब्टेन हो सके। He allowed them to self breed to obtain pure varieties of plants, तो उसने जो है सेल्फ ब्रीड करने का मौका दिया प्योर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को। ठीक, इसके बाद ये जो नंबर थे 34 ये रिड्यूस हो गए, रिड्यूस टू 22 प्योर वैरायटीज ऑफ प्लांट। 22 पे आके ये संख्या रुक गई और 22 पे आने के बाद मेंडल साहब ने यहाँ पे थोड़ा सा फिर जो है एक अगला स्टेप उठाया और फाइनली जो मेंडल साहब ने सेलेक्ट किया वो 7 प्लांट को सेलेक्ट किया, 7 प्योर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। देन फाइनली मेंडल selected 7 varieties of pure या true varieties of pea plant for his experiments, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने 7 वैरायटी को फाइनलाइज किया। ठीक, तो 7 वैरायटी को फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने क्या करा, जो ये स्टार्टिंग मटेरियल था उनके एक्सपेरिमेंट्स का, ठीक, स्टार्टिंग मटेरियल एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग के माध्यम से इसमें डेवलप कराया। ठीक, तो he used self pollination or self breeding methods to produce offsprings, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। तो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन जो है या सेल्फ ब्रीडिंग यूज करी और ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुई वो बिल्कुल सिमिलर थी। ठीक है ना, सिमिलर ऐसे थी कि अगर टॉल वैरायटी का सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है, टॉल वैरायटी का सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो टॉल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। कैसे होंगे? टॉल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक, टॉल वैरायटी का हो रहा है तो टॉल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक, मतलब कहीं कोई इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगर वायलेट कलर्ड फ्लावर है तो वायलेट कलर का ही फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक, तो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे इसमें देखने को मिले वो सब इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे। ऑल कैरेक्टर्स selected for pea plant were easily distinguishable। ठीक, जितने भी पी प्लांट के सिलेक्शन थे, कैरेक्टर्स के सिलेक्शन थे वो सब क्या थे? इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे। ठीक, विद अल्टरनेट ट्रेड्स, उनमें जो ट्रेड्स थे वो अल्टरनेट थे। विद अल्टरनेट traits, example tallness and dwarfness, ठीक, तो कहीं भी अंतर नहीं था, है ना। उसके अलावा मेंडल ने अपने आप को जो है इस तरीके से डिटेल्ड किया, इस तरीके से जो है उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग नेचर बनाया कि पॉलिनेशन बहुत ही प्योर मेथड में हो सके। ठीक, कोई इसमें वैरायटी ना आए। ठीक, और जो भी अगर वेरिएशन आया तो उसको मेंडल साहब ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक, ऑल द वेरिएशंस वर eliminated if occurred through
pollination if occurred through pollination। pollination के थ्रू अगर कुछ occurrence हुआ भी तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, तो जो ब्रीडिंग प्लांट्स थे उन्हीं को आगे फर्दर यूज किया गया। उनको यूज करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है देखा कि ये ब्रीडिंग प्लांट्स थे यही हमारे क्या बने, पेरेंट जनरेशन बने। ठीक, तो आप लिख सकते हैं दे फॉर्म द पी जनरेशन या पेरेंट जनरेशन। यही प्लांट्स जो हमारे थे वो क्या बने, पेरेंट जनरेशन मिले। ठीक, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन। कैसे हमने हाइब्रिडाइज कराया प्लांट्स को। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन। सेकेंड हमारा पॉइंट इसमें स्टेप ये था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन। ठीक, प्योर प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन F1 जनरेशन के लिए। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है क्रॉसिंग और मेटिंग पे। किस पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लिख सकते हैं क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। It's called hybridization। उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि दो वैरायटी प्लांट की आप क्रॉस कराते हैं या मीटिंग कराते हैं तो उनको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड। Plants with contrasting traits are cross-pollinated। तो जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड। अब इसमें होता क्या था कि हमको 50% प्लांट्स ऐसे चुनने होते थे, ठीक, जो फीमेल प्लांट और 50% ऐसा होने चाहिए थे जो मेल प्लांट है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 50% ऑफ द प्लांट्स वर टू बी चूजन एज मेल प्लांट्स 50% of the plants were to be chosen as female plants। ठीक, तो मेल प्लांट्स 50% और 50% फीमेल प्लांट्स। ठीक, तो जो 50% के ट्रेट्स आते थे वो मेल के आते थे, 50% फीमेल के आते थे। ठीक, तो होता क्या था कि एक ट्रेट के पॉलन ग्रेन्स आप क्या कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ pollen grains of one trait is passed over to the stigma of another trait।
एक ट्रेट का पॉलन ग्रेन्स का क्रॉस पॉलिनेशन होता था, दूसरे मतलब एक के पॉलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पे हम क्या कराते थे, ट्रांसफर कराते थे। अब ये जो प्रोसेस था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन, ठीक, तो इसके अंदर आपके कई सारे जो है फैक्टर्स आते हैं, लगभग 6 इसके स्टेप्स हैं। इसके टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स जो हैं वो 6 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें शुरुआत होती है कहां से, इमैस्कुलेशन से। इमैस्कुलेशन मतलब आपको जो पॉलन ग्रेन्स हैं या जो रिमूवल है, एक तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन्स का रिमूवल है, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर आता है बैगिंग, थर्ड पॉइंट पे आता है डस्टिंग, और डस्टिंग के बाद आता है टैगिंग, टैगिंग के बाद होती है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के बाद होती है कलेक्शन ऑफ सीड्स। तो आज हम 6 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो देखिए उसी हेडिंग के अंदर में जो पहला सब टॉपिक आया वो आया हमारा इमैस्कुलेशन। क्या आया, इमैस्कुलेशन। ठीक, क्या आया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या लिख सकते हैं आप, इमैस्कुलेशन मीन्स removal of male sex organs, removal of male sex organs। ठीक, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स का जो रिमूवल है वो हमारा इमैस्कुलेशन कहलाता है। ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, ठीक है ना। तो जो प्लांट्स को हमें फीमेल पेरेंट की तरह फंक्शन करना होता है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको हमको फीमेल बनाना है, इन दोज प्लांट्स which are to be treated as female plants, which are to be treated as female plants, those plants are emasculated। तो ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, इमैस्कुलेटेड कर दिए जाएंगे। इनको हम क्या करेंगे, फीमेल बना देंगे। ठीक, क्या बना देंगे, फीमेल बना देंगे। तो भाई अब आपको फीमेल प्लांट्स बनाने तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे 2 पार्ट आते हैं। सबसे जो मेन ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, स्टैमेन ऑफ प्लांट, उसको हम बोलते हैं स्टैमेन। ठीक, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। तो ये जो हमारे होते हैं ये क्या है, एंदर है। ठीक, और ये जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। एंदर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, ऐसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ठीक, ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की जो है लेयर है। ठीक, तो आप स्टैमेन का ही अगर इमैस्कुलेशन कर देंगे तो प्लांट्स में क्या बचेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसके वजह से वो क्या बन जाते हैं, फीमेल प्लांट्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, फीमेल प्लांट्स बन जाते हैं, या फीमेल प्लांट्स के तरीके फंक्शन करने लगते हैं। ठीक, तो अब जिन प्लांट्स में
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और उनको मेल बनाना है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे हैं उसमें 3 पार्ट आ जाते हैं। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, तो अगर इनकी बात करें तो इसमें 3 आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, ये पिस्टिल के अंदर आते हैं। ठीक, तो अब देखिए जिसको हमें मेल बनाना है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट जो है वो हटा देना पड़ेगा, रिमूवल करना पड़ेगा। ठीक, जिसको फीमेल बनाना है तो उसका मेल हटा देना पड़ेगा, यही इमैस्कुलेशन है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक, तो इमैस्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप हटा रहे हैं तो वो फीमेल की तरह फंक्शन करेगा। ठीक, और अगर फीमेल हटा रहे हैं तो मेल की तरीके करेगा। अब बात आती है किसकी, बैगिंग की, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप हमारा है बैगिंग। सेकंड स्टेप कहलाता है बैगिंग। देखिए बैगिंग क्या है, अब आपने फ्लावर्स जो अलग करे उन फ्लावर्स को आपको क्या करना है, पेपर बैग्स में कवर कर लेना है। द फ्लावर्स आर कवर्ड विथ पेपर बैग्स। क्यों पेपर बैग में कवर करते हैं, सो टू अवॉइड contamination, so to avoid contamination or infection, so to avoid contamination or infection। infection और contamination को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए फ्लावर्स को पेपर बैग से कवर्ड करते हैं। क्या करते हैं, फ्लावर को पेपर बैग से कवर्ड करते हैं ताकि किसी भी पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना हो पाए। ठीक, टू अवॉइड पॉलिनेशन फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स। अब मान लीजिए कोई फीमेल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इमैस्कुलेट किए गए, रिमूव कर दिए गए, एंथर्स हटा दिए गए, और अगर उनमें फीमेल प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक कर जाए, अटैच कर जाए, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन चालू हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन चालू हो जाएगा। तो हमको ये भी तो देखना है कि भाई पॉलिनेशन हमें किसका कराना है, कौन सी 2 वैरायटी करानी है। मान लीजिए हम येलो फ्लावर्स और वायलेट का कराना चाहते हैं, हम व्हाइट फ्लावर्स का नहीं कराना चाहते हैं, और गलती से व्हाइट फ्लावर्स का अगर पॉलिनेशन हो गया तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है, वो कहलाता है डस्टिंग। थर्ड पॉइंट इज डस्टिंग। देखिए अब ये आपके जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग रखे गए हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले फ्लावर्स हैं, those who are acting as male plants, acting as a functional male plants, they are separated from female functional plants। अभी कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ है, अभी कोई पॉलिनेशन नहीं। अब जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हम करेंगे उसको करेंगे किससे, डस्टिंग से। किसमें करेंगे, डस्टिंग। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पॉलेंस को कलेक्ट करेंगे। पहले पॉलेंस वर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो किन फ्लावर से आप पॉलन कलेक्ट करोगे, जरा सोचिए बच्चों। देखिए आप हमेशा वहां से पॉलन कलेक्ट कर पाएंगे जहां पे फंक्शनल मेल प्लांट्स होंगे या फंक्शनल मेल कैरेक्टर होंगे। फ्रॉम फंक्शनल मेल प्लांट्स, फ्रॉम फंक्शनल मेल प्लांट्स। तो आप पॉलन हमेशा वहां से फ्लावर से कलेक्ट कर पाएंगे जो फंक्शनल मेल प्लांट्स होंगे। ठीक, उसके बाद उनको हम डस्टेड करेंगे किसकी हेल्प से, एक फाइन ब्रश की हेल्प से। किस पे करेंगे, स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स। दे आर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ
they are dusted with the help of fine brush over the stigma of emasculated flower, over the stigma of emasculated flowers। ठीक, तो emasculated flowers के स्टिग्मा के ऊपर हम पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग करेंगे। किसकी डस्टिंग करेंगे? पॉलन ग्रेन्स की हम डस्टिंग करेंगे। ठीक, और आफ्टर डस्टिंग इन फ्लावर्स को हम क्या कर देंगे? फिर से कवर कर देंगे। आफ्टर डस्टिंग द फ्लावर्स आर अगेन कवर्ड। ठीक, तो फ्लावर्स को हम फिर से कवर कर देंगे। तो बैगिंग और डस्टिंग के बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो आता है टैगिंग का। तो बच्चों नोट कर लीजिए, टैगिंग, हेडिंग डाल लीजिए, टैगिंग। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है टैगिंग। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, फोर्थ, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा इसमें। टैगिंग भाई, कभी हम लोग मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां हम देखते हैं शर्ट के ऊपर टैग होता है। ठीक है, कोई एडिबल आइटम होता है उसके ऊपर टैग होता है, जीन्स के ऊपर टैग होता है, कोई मोबाइल होता है उसके ऊपर टैग होता है। तो आखिर हम टैग या लेबल लगाते क्यों हैं? टैग या लेबल इसलिए लगाते हैं ताकि हमें उसकी पहचान हो सके। तो आप लिख सकते हैं टैग्स, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेबल्स आर अटैच्ड with plants for indicating the crosses। किसका किससे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ये पता कौन करेगा? 1000 प्लांट है, 10,000 प्लांट है, 15,000 प्लांट है, कैसे पता चलेगा कि किस प्लांट का किससे पॉलिनेशन हुआ और उसका कौन सा जो है क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर जो है हमारे बैग में रखा हुआ है? तो उसके लिए हम प्रॉपर क्या करेंगे? टैगिंग करेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारे रिजल्ट्स में किसी प्रकार का जो है एब्सर्डिटी ना आए, कोई रिजल्ट्स हमारे खराब ना हो, इनएक्यूरेसी ना आए। जो भी रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, डेटा सही आए और हम फाइनली कंक्लूड कर सकें। टैगिंग के बाद होता है क्या? क्रॉसेस। ठीक, क्रॉसेस फिफ्थ पॉइंट है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रॉसेस। फिफ्थ पॉइंट है क्रॉसेस। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्रॉसेस। ठीक, तो मेंडल ने सेपरेट प्रोसेस परफॉर्म करे जिसमें एक कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर जो है 1, 2, 3 कैरेक्टर तक जो मतलब उन्होंने लिए। जैसे एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर का लिया तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला। अगर 2 इनहेरिटेबल क्रॉस का लिया, जैसे राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड, इस तरीके से लिया, राउंड येलो लिया, राउंड था और एक रिंकल्ड था, मतलब एक कैरेक्टर हो गया, एक ट्रेट हो गया शेप ऑफ द सीड के अनुसार, और जो दूसरा था वो कलर था, तो येलो और ग्रीन, तो 2 लिए। और उसके अलावा उन्होंने 3 कैरेक्टर को भी उठा के क्रॉस कराया, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड। तो अगर 1 इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, 1 इनहेरिटेबल कैरेक्टर है और ट्रेट है, तो दैट विल बी नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक, अगर 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर और ट्रेट है, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अगर 3 है, 3 इनहेरिटेबल कैरेक्टर और ट्रेट, ठीक, उसको बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड
क्रॉस, क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक, अब बात आती है कि जब क्रॉस हमारा हो गया तो बचा क्या, बचा आप रिजल्ट्स, यानी अब होंगे ऑफ स्प्रिंग्स और उनके होंगे कलेक्शन। ठीक, तो आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं 6 पॉइंट, कलेक्शन ऑफ सीड्स, कलेक्शन ऑफ सीड्स। ठीक, तो सीड्स का कलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं द सीड्स ऑफ द क्रॉस, द सीड्स ऑफ द क्रॉस, द सीड्स ऑफ द क्रॉस, और क्रॉस के जो सीड्स हैं, ठीक, या जो क्रॉसेस हैं उनको कलेक्ट किया गया, और क्रॉसेस वर कलेक्टेड, इनको हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। जो भी सीड्स हमें मिल रहे, हमने 2 क्रॉस कराया, येलो ग्रीन का कराया, राउंड रिंकल्ड या राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का कराया, उससे जो भी रिजल्ट्स आए, ठीक, उन रिजल्ट्स को हमने क्या करा, कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उनको नेक्स्ट ईयर के लिए हमने आगे प्रिजर्व कर लिया। ठीक, तो हाइब्रिड जो ऑफ स्प्रिंग की थी इंक्लूडिंग द सीड्स, वो पहली जनरेशन शो कर रही थी। हाइब्रिड्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स including seeds were showing first filial generation, पहली जनरेशन जो है ये शो कर रहा था क्या, हाइब्रिडाइजेशन वाले जो थे ऑफ स्प्रिंग्स, उनको फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोला गया। ठीक, तो इसका जो टर्म दिया गया उसको हम किससे डिनोट करते थे, F1। इसको F1 टर्म किसने दिया था, बैटसन और सैंडर्स ने 1902 में। बैटसन और सैंडर्स ने 1902 में जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, इसको हम बोलते थे F1। ठीक, इसको बोलते थे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन को बैटसन और सैंडर ने F1 टर्म से डिनोट किया, F1 टर्म से नोटेट किया। और यहां पे आप सुनेंगे फीलियर का मतलब क्या है, फीलियर का मतलब है ऑफ स्प्रिंग्स, फीलियर मींस ऑफ स्प्रिंग, फीलियर का मतलब है यहां पे ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों ये हमारे 6 सब टॉपिक्स थे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स में, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन, क्योंकि मेंडल साहब ने F3 तक, F4 F3 जनरेशन तक जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो आप लिख सकते हैं सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। self breeding in plants for hybridization, self breeding in hybrid plants, इसको आप थोड़ा सा अमेंड कर लीजिए, self breeding in hybrid plants for F2 and F3 जनरेशन। F2 और F3 जनरेशन के लिए सेल्फ ब्रीडिंग मेथड्स हमने यूज किए। ठीक, सेल्फ ब्रीडिंग मेथड्स यूज करें F2 और F3 जनरेशन के लिए। ठीक, तो प्लांट्स जो F1 जनरेशन के थे, ठीक, उनको अलाउ कर दिया था सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सिप क्रॉसिंग और सेल्फिंग। द प्लांट्स ऑफ F1 generation were allowed for self-pollination or sip crossing
तो F1 जनरेशन के प्लांट्स जो थे उनको अलाउ कर दिया गया कि आप लोग जो है सेल्फ पॉलिनेशन करिए, सेल्फ ब्रीडिंग करिए और सिप क्रॉसिंग करिए, ठीक। तो फॉलन ग्रेन से, फॉरेन जो पॉलेंस थे उनसे कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हमने क्या किया था, पेपर बैग्स में अपने फ्लावर्स को कवर किया था बिगनिंग में, ठीक। मेंडल ने सीड्स कलेक्ट किए और एक नई जनरेशन ऑफ प्लांट्स जो है उन्होंने बनाई। ये जो सीड्स ऑफ प्लांट्स जो थे इनको रेस किया और रेस करने के बाद जो ये आए उनको बोला गया सेकंड फीलियर और F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उसको बोला गया F3 और थर्ड फीलियर जनरेशन, ठीक। आप लिख सकते हैं मेंडल कलेक्टेड द सीड्स बाय properly taking care or avoid them from foreign pollen grains, foreign pollens, then raised the next generation, of plants to obtain pure F2 generation, F2 or second filial generation and onwards third filial generation, that is F3, by self-breeding of hybrid plants, तो हाइब्रिड प्लांट्स की सेल्फ ब्रीडिंग से उन्होंने कई सारी जनरेशंस को रेस किया, ठीक। ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स थे जिनको F3 जनरेशन बोला गया और F2 जनरेशन बोला गया। इन्होंने न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट्स को रेस किया, ठीक है ना। फ्लावर्स जो थे उन्होंने पेपर बैग से कवर्ड किए ताकि फॉरेन पॉलेंस का उस पर कॉन्टेमिनेशन ना हो पाए, और इस तरीके से इनका जो एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट स्टेप था उसके साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, थैंक यू क्लास।